हेलो चैम्प्स। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th की ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपके पेपर भी बहुत ही नज़दीक है, तो कोई भी बच्चा स्किप ना कीजिए इसे। ओके, तो देखो बेटा, जो अपना पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन आता है वो आपकी ज्योग्राफी से ही रिलेटेबल आता है ना। तो बोला गया है कि ज्योग्राफी क्या होती है बेटा, तो आपको बताना है ज्योग्राफी क्या है। भूगोल बेटा, भूगोल क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है, जियो, और दूसरा ग्राफोस, मतलब कि पृथ्वी और वर्णन से बना है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पृथ्वी का वर्णन। अगर आपसे कोई पूछे भूगोल क्या है, तो आप बोलोगे भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। ओके, जिसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। और इसके जो फादर है उनका नाम है एरिस्थनीज, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर हैं, ग्रीक विद्वान हैं, और उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। और वर्तमान समय में ये जो शब्द का अर्थ है वो पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली हर स्थानिक और सामयिक विभिन्नताओं के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। मतलब कि अर्थ पे मिलने वाली जितनी भी चीजें, देखो अर्थ पे जितनी भी चीजें मिलेंगी उन सब के बारे में पढ़ना ही क्या है बेटा, ज्योग्राफी होती है। अब ज्योग्राफी के अपने पास क्या होते हैं बेटा, दो ब्रांचेस होती हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा ह्यूमन। मतलब पहला होगा भौतिक और दूसरा होगा मानव भूगोल। अब देखो बेटा, भौतिक भूगोल क्या होता है समझो। भौतिक भूगोल हमारे नेचर से, हमारी प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। और इसमें दूसरी भी शाखाएं होती हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी को स्थानिक विशेषता से जुड़ी हुई है। ये भूगोलवेताओं को गणित और कला में निपुण होना चाहिए। ये भूगोल जो बताता है, भौतिक भूगोल ये कहता है कि जो भी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो टीचर्स है, वो भूगोल के बारे में चीज समझ ले कि आप भूगोल को तभी अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं, जब आपको मैथ्स और कला, मतलब कि आर्ट एंड मैथ्स आपको अच्छे से आती हो। क्योंकि इसमें हमें अक्षांश के बारे में पढ़ना होता है और देशांतर के बारे में पढ़ना होता है। समझ आ गया बेटा। ओके, इसके बाद चलते हैं कि भाई भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या है। देखो भूगोल की शाखाएं मतलब कि ज्योग्राफी की हुई, वो क्या हुई बेटा, फिजिकल। अब इसकी भी ब्रांचेस है, कितनी ब्रांचेस है बेटा, चार। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम कह सकते हैं भू आकृति भूगोल या भू आकृति विज्ञान। दूसरा है जलवायु विज्ञान या भूगोल। तीसरा जल विज्ञान, चौथा मृदा भूगोल। अब देखो इसमें अब भूगोल या विज्ञान वर्ड सॉरी बेटा, दोनों ही यूज कर सकते हो। देखो बेटा, जो पहला है भू आकृति विज्ञान, इसमें बोला गया भू पृष्ठ पे पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू लक्षण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, नदी आदि घाटियों की आदि जानकारी का अध्ययन है। सॉरी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अर्थ पे, हमारे सरफेस पे जो भी चीजें हैं, जैसे लाइक महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, घाटी, उन सब की जननिक अध्ययन ही क्या होता है बेटा, भू आकृति विज्ञान होता है। अगला है बेटा जलवायु विज्ञान क्या है। इसमें जलवायु तथा उनके संगठन तत्वों के क्रमबद्ध अध्ययन को, मतलब कि जलवायु है और साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सब के अध्ययन, जैसे कि वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधी के बारे में पढ़ना ही क्या होता है बेटा, जलवायु विज्ञान है। अगला है जल विज्ञान कहते हैं। इसमें हम महासागर, नदी, झील, हिमानियों और जलवाष्प, प्रकृति और मानव के जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन करते हैं। तो ये होता है बेटा जल विज्ञान होता है। अगला है बेटा क्या है, मृदा भूगोल। अब इसमें क्या है, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उसके प्रकार, उत्पादन स्तर व वितरण के अध्ययन करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं किसमें आती है बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल ज्योग्राफी की आप ब्रांचेस बताइए, तो आप ये सब बता सकते हैं। दूसरा जो अपना था वो था ह्यूमन ज्योग्राफी, वो से हम कहते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल पृष्ठभूमि पर मानवीय तथा सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन करता है। मतलब कि ह्यूमंस के बारे में ज्यादा ध्यान देता है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई हमारा घर है, हमारा गांव है, हमारा कस्बा है, हमारा नगर है, हमारी रेलवे है, सड़क है, पुल है, आदि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मानवीय भूगोल कहते हैं। और इसीलिए इसके जो सब्जेक्ट्स है बहुत ज्यादा क्या है बेटा, एक्सपेंड है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। कहने का मतलब ये है कि हमारे नेचर के बारे में जो चीजें होगी वो भौतिक भूगोल में होगी, और जो चीजें हमारे द्वारा बनाई गई हैं वो किसमें होगी, मानव भूगोल में होती है। अब इसकी शाखाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि इसका क्या है बेटा, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल,
औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और व्यापार व परिवहन भूगोल के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद हमारे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए भाई। तो समझो इसका आंसर क्या होगा। भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि भूगोल के अध्ययन से हम मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है और उससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि हम इससे लोगों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं और साथ ही साथ हम विश्व के अंदर भाईचारा और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, भूगोल हमें भूपृष्ठ की विविधता को समझने व स्थान व समय, स्पेस टाइम के संदर्भ में विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने में योग्यता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी है, जो हमारा सरफेस है, जो हमारा भूपृष्ठ है, उस पर जो भी चीजें हैं, समय है, कोई स्थान है, कोई भी चीज है, उसे समझने में जिन कारणों की हमें जरूरत होती है उसको तलाशने में, उसे खोजने में हमारी हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट ये है, भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने व धरातल के विभिन्न तत्वों के दृश्य को ज्ञान कुशलता विकसित करता है। कहने का मतलब ये है कि हमें अर्थ के बारे में कैसे पता चला, हम मानचित्र कैसे बना पाते हैं, हम सरफेस के बारे में इतना क्यों जान पाते हैं। अगर हम भूगोल को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमें पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। वेरी गुड। इसके बाद बोला गया है, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS जैसे कहते हैं, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटराइज जो अपनी जो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैप वैप, ठीक है। फिर दूर संवेदन के अध्ययन से ज्ञान और वह कुशलता को प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की क्षमता को प्रदान करते हैं। हम ज्योग्राफी होगी तभी तो ये कर पाएंगे, और जब हम पढ़ेंगे तभी तो समझ पाएंगे, है ना। और लास्ट पॉइंट है, इससे पूरे विश्व में व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है और प्रशासन चलता है, हम घूम सकते हैं, पर्यटन टूरिज्म बढ़ता है। तो इसीलिए हमें ज्योग्राफी समझनी चाहिए। देखो बेटा, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो एक चीज और सोचो, अगर हमें ज्योग्राफी हमें पढ़नी क्यों चाहिए? कुछ नहीं है ना भाई, इसलिए पढ़नी चाहिए जिससे कि हमें अपने वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। पहली चीज, हमें अपने नेचर के बारे में पता चले, ठीक है। हमें अपने सरफेस भूतल के बारे में पता चले, तो ये जो सारी है, अपने क्लाइमेट के बारे में पता चले बेटा। तो इन सारी चीजों के लिए हमें किसे पढ़ना चाहिए? ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो चीजें हैं, अब दोनों चीजें थोड़ी सी अलग अलग है, तो थोड़ा समझना। देखो बेटा, यहाँ पे दो तरह की ज्योग्राफी के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आप डिफरेंसेस बताओ दोनों के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग क्या है। तो पहला है बेटा क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं पारदेशिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। पहला क्रमबद्ध पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पारदेशिक, ये दोनों को साथ। देखो बेटा, जो क्रमबद्ध भूगोल की दृष्टिकोण जर्मन भूगोलविदा अलेक्जेंडर वॉन हेमहोल्ट के द्वारा प्रस्तुत किया। मतलब एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, ओके, इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है। पर जो पारदेशिक भूगोल है, इसके जो भूगोलविद हैं वो कौन है? कार्ल रिटर, ओके। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है, क्रमबद्ध भूगोल में एक विशेष भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि इसमें एक स्पेशल चीज का हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। पारदेशिक में क्या होता है, हम पूरे भौगोलिक तत्व, मतलब एक प्रदेश की जितनी भी चीजें होती हैं उससे स्टडी करते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्रमबद्ध विधि किसी एक क्षेत्र के समाकलित रूप से प्रस्तुत करती है, मतलब कि सबको इंटीग्रेट कर देती है। पर पारदेशिक में क्या होता है बेटा, कि एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये विधि राजनीतिक इकाइयों को आधारित है, पर ये किसे है? भौगोलिक। ये किसे होगी? राजनीतिक, और इसे भौगोलिक। फिर बोला गया है, ये अध्ययन खोज तथ्यों को प्रस्तुत करता है। बेटा इसमें क्या है? डिस्कवरी और जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या बोला है? ये विधि किसी प्रदेश के वातावरण व मानव के बीच के अंतर संबंध को प्रस्तुत करती है। इसमें बताता है कि हम ह्यूमंस के और नेचर के बीच में क्या रिलेशंस होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि इस अध्ययन में एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के उप प्रकार को निश्चित किया जाता है। कहने का मतलब है, जलवायु है मतलब कि क्लाइमेट है, क्लाइमेट के बेसिस पे दूसरी जो चीजें होंगी उसे हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। पर इसमें क्या होता है कि इस अध्ययन में प्रदेश के सीमांकन किया जाता है और इसे पारदेशीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ा जाएगा, जो चीजें वहां पे होंगी। क्लियर बेटा? तो एक चीज फिर से एक बार ध्यान देते हैं, इसमें कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेमहोल्ट। पूछा जा सकता है कहाँ के थे? जर्मन के। दूसरे थे, वो भी जर्मन के थे, क्या नाम था? कार्ल रिटर। इसमें हम किस पे ध्यान देते हैं बेटा? पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स पे। इसमें क्या दिया जाता है? पूरे एक बार रीजनल चीजों पे। इसमें क्या दिया? सभी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? सबको एक एक क्लासिफाई कर दिया जाता है।
देन ये कौन सी इकाई है बेटा, ये राजनीतिक और ये कौन सी होगी, भौगोलिक होगी। फिर बोला गया इसमें हम फैक्ट्स को डिस्कवरी को देखते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, ह्यूमन और नेचर के रिलेशन पे बात करते हैं। इसमें बोला गया है हम किसी भी एक चीज को पकड़ ले, लाइक जलवायु क्लाइमेट पकड़ ले, तो उन्हीं की बेसिस पे उसके दूसरी जो प्रकार होंगे, जो टाइप होंगे, उसे हम क्लासिफिकेट करते हैं। पर इसमें क्या होता है, हम एक एरिया के अंदर ही रह के सारे काम किया करते हैं। क्लियर। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, जो अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो है प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है। बेटा देखो समझो, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरना दूरी का माप होता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब 1 सेकंड हुआ कितना चलेगा, 3 लाख। ओके, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होता है। कहने का मतलब है एक साल के अंदर प्रकाश लाइट अपनी जितनी भी दूरी तय करती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर। देन इसके बाद बोला गया है वह प्रकाश वर्ष होगा। अब देखो ये अपना क्या है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है बेटा, 14,95,98,000 किलोमीटर है। अब प्रकाश वर्ष के संदर्भ में ये दूरी केवल कितने की मिनट की है बेटा, 8.311। ओके, तो प्रकाश वर्ष के बारे में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको यही बतानी है। क्लियर। ओके, अब पूछा गया है बेटा पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो समझो इसके बेटा अपने पास कितने लेवल्स हैं, इसके अपने पास है बेटा 3 लेवल्स। कितने हैं अपने पास लेवल्स, 3 लेवल्स हैं। अब पहला लेवल समझते हैं। देखो पहला बोला गया है, पहले लेवल में ये बोला गया है पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम किससे दूर हो गए, पृथ्वी से दूर हो गए। मतलब कि यदि अपनी अर्थ, इससे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब दूसरी अवस्था में क्या होता है बेटा, दूसरी अवस्था में पृथ्वी ठंडा हो जाती है। ठंडा होने के बाद विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकलने, जिससे जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु ऑक्सीजन कम निकली। मतलब कि क्या है कि जब देखो बेटा अभी तो क्या था, गर्म तो रहेगी ना, पर जब ठंडी हुई तो इससे बहुत सारी चीजें निकली। जलवाष्प निकला, देखो यहाँ पे लिखा है जलवाष्प निकला, नाइट्रोजन निकला, अमोनिया निकला, मीथेन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, पर ऑक्सीजन क्या निकली, बहुत ही कम निकली। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तीसरी अवस्था में पृथ्वी पे लगातार क्या फटे, ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, जिसके कारण जो वाष्पन है और गैस बढ़ गई, वाष्प क्रिया और गैस बढ़ गई, और ये जल वाष्प संघनित होकर वर्षा में परिवर्तित हो गई, जिससे कि पृथ्वी पर महासागर बने और उससे जीवन विकसित हुआ। और जीवन विकसित होने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हो गई, फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं। और इसके कारण क्या हुआ, पेड़ पौधे आए, हमारे पास क्या है, जल तो आ ही गया था। और इस तरह से धीरे धीरे अर्थ पे क्या हुआ बेटा, किसका डेवलपमेंट हुआ, बिल्कुल सही, एटमॉस्फेयर का, जलवायु वायुमंडल का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। देन इसके बाद अपना एक डिफरेंसेस आ जाता है पेपर में कि भाई प्राथमिक और द्वितीय तरंगों के बारे में, मतलब कि पी वेव्स के बारे में बताओ और एस वेव्स के बारे में बताओ। तो दोनों को समझते हैं। देखो बेटा, पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। कहने का मतलब ये बहुत ही फास्ट होती है बेटा, और ये हमारे सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती है। अब जो द्वितीय तरंगे ये क्या है, बहुत धीमी गति से चलती है और धरातल पे पी तरंगे के बाद, मतलब कि जो सेकंड नंबर पे होगी वो कौन होगी, एस, और पहली कौन होगी, पी। फिर बोला है पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती है, किसकी, ध्वनि तरंगे, और जो अपनी एस तरंगे होती है वो सागरीय तरंगों की तरह होती है। फिर बोला गया है ये तरंगे गैस, ठोस व तरल तीनों से गुजर सकती है, पर एस जो तरंगे है वो किससे गुजर सकती है, बस ठोस से गुजर सकती है। पी तरंगे कंपन की दिशा में उत्पन्न तरंगों की दिशा के समांतर होती है, मतलब कि जहां पे कंपन है, ठीक है, वाइब्रेशन है, उसी तरंगों में समांतर होती है। पर एस तरंगे कंपन की दिशा की तरंगों से समकोण पे होती है, मतलब कि कुछ जैसे कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो तो वहां पे कैसे होंगी, ये ऐसे होंगी। ठीक है। देन बोला गया है ये शैलें संकुचित और फैलाव उत्पन्न करती है, मतलब कि ये ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, पर ये शैलें उभार व गत में उत्पन्न होती है। कहाँ पे, उभार व गत में उत्पन्न होती है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है अपना आता है 3 नंबर का। कितने नंबर का आता है बेटा, 3 नंबर का, ध्यान रखना है। देन पूछा जाता है भूकंप क्या होता है, भूकंप, अर्थक्वेक। तो देखो इसमें बोला गया है भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। ये क्या होता है बेटा, भूकंप होता है। दूसरे शब्दों में अचानक झटके प्रारंभ हुए पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। मतलब जब पृथ्वी कांपती है, कंपन करती है, उसे हम कहते हैं भूकंप। अब भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है
भूकंपीय आपदा से होने वाले कुछ प्रकोप निम्न है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। पहला क्या है बेटा अपना, भूमि का हिलना। दूसरा, धरातलीय विसंगति। फिर क्या बोला गया है, भूस्खलन। फिर मृदा द्रवण। फिर विस्थापन, हिम संकलन, बांध का टूटना, आग लगना, इमारत का टूटना, सुनामी में लहरें उत्पन्न होना, वस्तुओं का गिरना और धरातल की तरफ झुकना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है बेटा, भूकंप का ही एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। पर इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भूकंप के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के क्या होते हैं बेटा, भूकंप के प्रकार होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा 5 मार्क्स में आता है। अब इसके बाद बोला गया है कि जो भूकंप की उत्पत्ति के कारण है वो बहुत सारे हैं और इसलिए अलग अलग हमने बेसिस पे बनाए हुए भी है। तो देखो भाई, पहला है विवर्तनिक भूकंप। ये क्या है बेटा, विवर्तनिक भूकंप अधिक आते हैं। अब ये भूकंप जो है वो भ्रष्ट तल के किनारे चट्टान के सरक जाने से उत्पन्न होते हैं। महाद्वीप, महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाने से क्या होता है, विवर्तनिक प्लेटें या विवर्तनिक भूकंप आते हैं। सॉरी बेटा, देखो एक चीज, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, जब ये टकराएंगे तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इससे आते हैं भूकंप, ठीक है, ये दूर जाते हैं। दूसरा है बेटा ज्वालामुखी भूकंप, जिसे हम वोल्केनो अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया, जलवायु भूकंप है। ये एक विशिष्ट वर्ग विवर्तन भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। कुछ लोग क्या समझते हैं, ज्वालामुखी को ही विवर्तनिक भूकंप भी कहते हैं। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। जहां पर वोल्केनो एक्टिव वोल्केनोस रहते हैं वहीं पर ये जो भूकंप आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोलैप्स या निपात भूकंप। अब ये क्या है बेटा, खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन करने से भूमिगत छतें जो होती हैं, जैसे खान है कोई, अब वहां पे हम क्या करें, माइनिंग कर रहे हैं तो छत कई बार ढह जाती है ना, तो उसके कारण हल्के से क्या होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं, उसके हल्के झटके ही महसूस होते हैं, उसे हम कहते हैं निपात भूकंप या कोलैप्स अर्थक्वेक के नाम से आते हैं। अगला बोला जाता है विस्फोट भूकंप। अब ये क्या है बेटा, कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है और इस तरह के जो कंपन होते हैं, इस तरह का जो हिलना होता है उसे हम कहते हैं विस्फोट भूकंप के नाम से जानते हैं। अगला बेटा बांध जनित। अब ये क्या है बेटा, वो भूकंप जो बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि कहीं पे बड़े बड़े बांध है, ठीक है, बड़े बड़े क्या है बेटा, बांध है, तो वहां पर अगर बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पानी एक बार छोड़ दिया जाए तो वहां पे भूमि पे क्या होता है, फोर्स पड़ता है, यहाँ फोर्स पड़ेगा, तो इससे आसपास के एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, हिलना कंपन देखने को मिल जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो एक बार कमेंट कीजिएगा बेटा। देन अब देखिए आता है क्वेश्चन, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उसके प्रकार बता दो। तो देखो भाई बहुत इजी है, मैप में भी यहीं से आता है, ध्यान रखना। अब देखो कैसे आता है, समझो बेटा। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है, मतलब कि अचानक से होने वाली कोई घटना है। इससे भूपटल पे अचानक से विस्फोट होता है, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं और इन सभी वस्तुओं की निकास से एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है और इसे निकास नली, मतलब कि जैसे यहाँ से जो निकलता है ना बेटा, ठीक है, देखो ऐसे होता है कुछ, अंदर ही अंदर बहुत सारी नाली होती है, ये ड्राइंग को बन जाओ है ना, तो मतलब कि ऐसे बहुत अंदर अंदर तक होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी गैसें होती हैं, नलियां होती हैं ऐसी छोटी छोटी सी, तो ये जो ऊपर वाली नली थी उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, निकास नली के नाम से, जहाँ से ये जो सारी चीजें निकलती है। लावा धरातल पर आने पर एक छिद्र बनाता है जिसे हम वीवर या कैटर के नाम से जानते हैं। अब जब लावा धरातल पे आएगा, सरफेस है, अब लावा कहीं से आया, यहाँ पे एक छेद बनाएगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, वीवर या कैटर के नाम से जानते हैं। अब पूछा जाता है कि बेटा ज्वालामुखी है जो, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो अपने इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बेटा, 3। पहला कौन सा बेटा, संक्रिय ज्वालामुखी। अब ये क्या है, ये एक प्रकार की ऐसी ज्वालामुखी है जो विस्फोट होती रहती है, संभावना बनी रहती है, और इसका जो मुख्य है वो सर्वदा क्या होता है, खुला रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एटना, ये एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, कहाँ पे बेटा, इटली के अंदर। पूछा जा सकता है इटली के अंदर ऐसी कौन सी ज्वालामुखी जो हमेशा खुली हुई है, कौन सी है, एटना। ठीक, देन आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब ये क्या है बेटा, इस प्रकार की ज्वालामुखी दीर्घकाल में कुछ उद्वेदन नहीं होता, किंतु इनकी संभावना बनी है। क्या नहीं होता भाई, वो ज्वालामुखी जिनकी संभावना हाँ भी होती है ना भी, क्या नहीं होता, वो फट भी सकते हैं और नहीं भी फटते, और ये अचानक से फटती है। और इस तरह की जो ज्वालामुखी है उनसे जान
मान हानि का डर होता है। और ये जो है वो कौन सी है, इटली के अंदर ही है। कौन सी है बेटा, विसुवियल ज्वालामुखी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। फिर है विलुप्त ज्वालामुखी। अब ये क्या है बेटा, इस प्रकार की ज्वालामुखी के विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये भविष्य में इसका कुछ नहीं है, इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है, ढक्कन ही कहेंगे हम, दांते फटता है ना, तो बेटा जो ऊपर का जो हेड होता है इसका पूरी तरह से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसकी संभावना क्या हो जाती है, हमेशा बंद हो जाती है कि ये कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि म्यांमार में कौन सी है बेटा, पोपा ज्वालामुखी। कौन सी, पोपा ज्वालामुखी है जो कभी नहीं बढ़ती, विलुप्त हो गई है, प्रसुप्त है और सक्रिय होती है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताओ। देखो बेटा, हमारी अगर हम अर्थ की बात करते हैं, किसकी, अर्थ की बात करें, बोला था मैंने ड्राइंग पे नहीं जाना किसी को। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तो ये पहला हिस्सा हमने क्या, भूपटल है, ये क्या है, मेटल है, और ये क्या है भाई, क्रूड। तो इन तीनों के बारे में समझते हैं, इन तीनों लेयर्स के बारे में। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे जो सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या है, भूपटल। ये क्या बेटा, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग है। ये धरातल से 30 किलोमीटर गहराई में होती है। कितनी गहराई में होती है बेटा, 30 किलोमीटर गहराई में होती है। और इन चट्टानों का, इन परतों का जो घनत्व होता है कितना, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दूसरा है जो मेटल। अब मेटल क्या बेटा, भूपट्टी से नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेटल। ये भाग भूपट्टी के नीचे से आरंभ होता है और ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और उसके अंदर कितना, 2900 किलोमीटर अंदर तक गहराई में होता है। इसका जो ऊपरी भाग है, भूपट्टी और मेटल का जो ऊपरी भाग है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्थलमंडल बनाते हैं। मेटल का निचला भाग ठोस अवस्था में होता है और इसका घनत्व क्या होता है, 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद आता है अपना क्रोड। क्रोड जो होता है, सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे हम कहते हैं क्रोड, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्या है बेटा, ठोस में, मतलब कि इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, लिक्विड, और नीचे वाला क्या है, ठोस है। और इसका जो घनत्व होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसी पार्ट से हम क्या निकालते हैं, निकल और लोहे जैसी चीजें, भारी वस्तुएं निकलती है। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो आपको यही सारी चीजें वहां पे बतानी होंगी। देन इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, अपसारी और अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं अपसारी, अब जो अपसारी है जो उसे और अभिसरण को समझते हैं। देखो बेटा, जो अपसारी सीमा है वो क्या है बेटा, ये दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है। कहने मतलब एक प्लेट ये रही अपने पास और दूसरी ये, और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती रहती है। ठीक है, फिर बोला गया है ये नई प्रॉपर्टी का निर्माण करती हैं और इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। और उसका एक उदाहरण क्या है बेटा, मध्य अंटार्कटिका कटक। ओके, ये इतना से याद आपको रखना है, बस पेपर में भी लिखोगे आपको नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर आराम से। फिर आता है दूसरा अभिसरण। ये क्या है बेटा, ये दोनों जो प्लेटें होती है, दो प्लेट क्या होती है, एक दूसरे के समीप होती है। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है, वहां पे भूपट्टी क्या होती है, भूप्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घसती है उसे प्रविष्ट क्षेत्र, मतलब कि जैसे कि ये है, अब इसी के ऊपर एक आ गया, तो इसी एरिया को हमने क्या कहा बेटा, प्रविष्ट क्षेत्र कहा। और इसका एक उदाहरण क्या है, प्रशांत महासागर का प्लेट या अमेरिकी प्लेटों को हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा अभिसरण के अलग अलग तरीके कौन से। अभिसरण जो सीमा है उसके अलग अलग तरीके क्या है बेटा, प्लेटों के। तो इसमें बोला गया है ये एक समुद्र या महाद्वीप प्लेट के बीच में होते हैं। ये महाद्वीप के बीच में होंगे या समुद्र के बीच में होंगे। ये दो महासागरीय प्लेटों के बीच में होते हैं, दो महाद्वीपों के बीच में होते हैं। तो आपको ये चीज बस ध्यान रखना। देन अब देखो यहाँ पे वैगनर नाम का एक बंदा आता है, कौन सा चैप्टर पता है, 4th, जहाँ पे हम महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बताना है वैगनर ने कौन कौन से पक्ष दिए, दूसरे लोगों ने कौन कौन से पक्ष दिए हैं कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो पहला जो पॉइंट है वो है महाद्वीपीय की समानता। अब बोला गया है यदि हम महाद्वीपों के आकार पर ध्यान देखेंगे तो पाएंगे तो आमने सामने के तट देखा है अद्भुत समान। कहने का मतलब है अगर आप ग्लोब लेते हैं और अगर आप अफ्रीका और इंडिया को मैच करना चाहें या बांग्लादेश के नीचे वाले पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया को पुश करना चाहें, तो वहां पे देखेंगे कि जो महाद्वीप का जो आकार है वो क्या एक दूसरे से मिलता जुलता है, जो हमें ये बताता है कि जो सारे महाद्वीप थे वो अब अलग हुए। पहले वो क्या थे बेटा, एक थे।
दूसरा है बेटा कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। कहने का मतलब क्या है, वर्तमान में दो महाद्वीप एक दूसरे के से दूर हो गए, उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। आमतौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल सामूहिक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पे मिलती है। कहने का मतलब यह है, अगर हम ब्राजील की बात करते हैं, मतलब ब्राजील की बात करेंगे, इसकी ब्राजील की बात करते हैं और हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो इन दोनों का जो एरिया है, उनका जो एज है वो कितना है बेटा, 200 करोड़ पहले का है। ठीक है, देन इसके बाद बोला है टिलाइट्स। अभी क्या है बेटा समझो, ये हिमालय निष्पेक्ष की निर्मित अवसादी चट्टाने हैं और ये निष्पेक्ष के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इनके प्राचीन काल के एक साथ होने के प्रमाण देते हैं। अब देखो एक चीज है, वो हर जगह मिले, इसका मतलब क्या होगा, वो चीजें हर जगह आती हैं या तो वो सारी चीजें एक ही जगह थी। अगला है प्रेशर निष्पेक्ष। क्या है, सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, जबकि प्रेशर निष्पेक्ष घाना में मिलते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी एक ही जगह पे था। अब देखो ये सारी जो चीजें वो प्रूफ कर रही हैं कि जो महाद्वीप जो आज हमें अलग अलग दिखाई देते हैं वो क्या थे बेटा, पहले एक ही थे। फिर आते हैं जीवाश्म। हम बहुत सारे महाद्वीप देखेंगे जहां पर उनका जो कोस्टल एरिया है, वहां का जो नेचर है, वहां पे जो जीव हैं, जो वहां पे एनिमल्स हैं, वो क्या है बेटा, सेम ही हमें मिलते हैं। इससे पता चलता है, इन 5 पॉइंट से हमें ये क्लियर होता है कि जो सारे महाद्वीप थे वो क्या थे बेटा, एक ही जगह पे उपस्थित थे। वेरी गुड। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखो, समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछा गया, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं और ये कारक किस प्रकार मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं। मतलब जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो किस तरह से बनती है, उसकी सहायक चीजें कौन सी है और उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है बेटा क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु सबसे मेन चीज है। अब देखो इसमें क्या बोला है, जलवायु मूल शेल के अपक्षय से प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा बारिश उससे क्या होगा, इफेक्ट भी डालेगी। मतलब कि वर्षा हो रही है, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, पर अगर ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, हमारी जो मृदा होती है उसे नुकसान भी पहुंचता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मूल पदार्थ। इसमें बोला है जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है उसी प्रकार मिट्टी का भी होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत की मिट्टी, वहां पर आधार की शैली का कार काली है। अब देखो मैंने बताया शैली क्या है, वहां पर काली है। थर्ड है ऊंचा वच। अब पहाड़ी भागों में मिट्टी की परतें क्या होती है, पतली होती है, जबकि मैदानी में क्या होती है बेटा, मोटाई मिलती है। अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है कंडीशंस है। अगला है जैविक। वनस्पति आवरण, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ कर देती है। अब देखो सीधी बात है, जैविक क्रिया जहाँ पे होगी वहां पर क्या होगा, उपजाऊ शक्ति अच्छी होगी, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे कम होगी। अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर हम किसी मृदा को समय दें, लंबी काल अवधि दें, तो उसकी मिट्टी क्या होगी बेटा, समृद्ध और उपजाऊ हमेशा रहेगी। तो ये जो सारी चीजें वो क्या है बेटा, मृदा के सहायक प्रमुख कारक हैं जो उसके निर्माण में उसकी सहायता करते हैं। एक कहानी के तौर पे एक और बात समझते हैं। देखो बेटा यहाँ पे बस समझ लेते हैं, पहले चीज क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं मृदा की, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया अगर वर्षा हो रही है, ठीक है, तो ह्यूमस बढ़ रहे हैं, पर अगर ज्यादा होगी तो उससे नुकसान भी तो बढ़ेगा, नुकसान होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा, पहली चीज। दूसरा, अब एक चीज बताता हूँ कि जो ऊंची जगह है वहां पर मृदा क्या है, पतली है, और मैदानी क्षेत्र वहां पे क्या है भाई, क्या है, उसकी मोटाई ज्यादा है। तीसरा है जहां पे जैविक क्रिया होगी, जहाँ पे जैविक क्रिया होगी वहां पे उपजाऊ मिट्टी अच्छी मिलेगी हमें, पर जहाँ पे नहीं होगी वहां पे नहीं मिलेगी। अगला, अगर हम समय दें अच्छे से तो क्या होगा, उपजाऊ होगी, और समय नहीं देंगे उपजाऊ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो सारी चीजें हमें समझनी थी इसमें। अब देखो बेटा इसमें बोला गया है वही जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया एक दूसरे से, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या भिन्न होती है। मतलब कि एक ही प्रक्रिया है पर एक एरिया में अलग होती है और दूसरे एरिया में अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है, समझते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे बोला गया है पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी और जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण पैदा होता है। अब देखो सीधी सी बात है, क्लाइमेट अलग होगा, मौसम अलग होगा, तो वहां पर प्रक्रिया भी क्या होगी बेटा, अलग ही अलग होती है। पहली चीज ये समझो, समझो एक चीज, अगर हमारे पास नेचर में देखो क्लाइमेट है, क्लाइमेट अलग है, तो एक जगह अगर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, और एक जगह बस सूखा पड़ा है, तो क्या दोनों जगह एक ही प्रक्रिया होगी, सॉरी सूखा पड़ा है तो दोनों जगह एक ही प्रक्रिया नहीं होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे होता है, ये क्लाइमेट की वजह से होता है।
ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट है वनस्पति का घनत्व। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, वनस्पति का घनत्व, प्रकार व वितरण, जो विशेषता वर्षा व तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पे बेटा? वर्षा और तापक्रम पे। और वही जनिक भू आकृति प्रक्रिया का अप्रत्यक्ष असर डालता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे वर्षा, जहाँ पे वनस्पति अच्छी है वहां पर प्रक्रिया अच्छी होगी और दूसरी जगह पे नहीं होगी। तीसरा पॉइंट बेटा यह है विभिन्न जलवायु प्रदेश में विभिन्न जलवायवीय तत्वों की ऊंचाई में अंतर, सूर्यमुखी ढालों का और सूर्यमुखी ढालों की तुलना में। क्या तो अब सीधी सी बात है, जहां पर सूर्य हमें सामने सामने दिख रहा है वहां पे उसका असर अलग हो, और जहां पे सूर्य हमें नहीं दिख रहा वहां पे असर क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। अगला वायु। अब देखो बेटा नेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पूरी नेचर ही है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई वायु के वेग और दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, उसकी गहनता, वर्षा व वाष्पीकरण के संबंध, तापक्रम का स्तर, दैनिक और हिम करने और पिघलन की आवृत्ति को पृष्ठ गहराई के आदि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के भीतर भू आकृति प्रक्रिया अलग अलग होती है। कहने का मतलब है वायु वेग के कारण भी क्या होता है, जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग हो। तो इसी तरह की जो सारी चीजें हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मेन चीजें, सूर्य बेटा पहली चीज, दूसरा क्या होगा? धरातल, पृथ्वी का नेचर, ठीक है। तीसरा वनस्पति, ठीक है। चौथा क्या होगा? चौथा बेटा बिल्कुल वायु, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, अगला जलवायु की हम बात करेंगे, किसी जलवायु की। तो ये 5 पॉइंट है जिसके कारण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं संभावित होती हैं। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, कथन पुष्टि कीजिए। अब देखो यह वायुमंडल गैसों की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे बताया गया है कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैस का अनुपात बदलता है। कहने का मतलब इसकी जो पहली विशेषता वो ये है कि वायुमंडल में हर गैस का लेवल क्या होता है? बदलता रहता है। दूसरा बोला गया है कि वायुमंडल में मनुष्य व जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन व पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सीधी सी बात है ना। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरणों के कुछ भागों को सोख लेता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तराधिकारी होता है। अब देखो सीधी सी बात है, कुछ ऐसी किरणें हैं जिससे कौन कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ पॉइंट ये है ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है तथा फिल्टर का कार्य करती है, पर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित। अब देखो इसकी विशेषता क्या थी? विशेषता तो बेटा यही है ना कि हमारे पास जो पराबैंगनी किरणें आनी चाहिए वो नहीं आती। क्या नहीं होती बेटा? नहीं आती। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। किसके कारण? ओजोन परत के द्वारा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बहुत सारी गैसें सोख लेता है। तीसरा हम लोगों के, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे नेचर एटमोस्फेयर के अंदर क्या होता है बेटा? बहुत सारी गैसें का अनुपात बदलता रहता है, मतलब बढ़ती घटती दोनों ही रहती है। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक पूरा अपने पास क्या है बेटा? एक क्वेश्चन है। अब और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। अब इसमें बोला गया है संरचना के बारे में बताओ। तो देखो भाई आपको ध्यान रखना है, अपने पास कितनी गैसें हैं भाई? कितनी लेयर्स है भाई? कुल मान के कितनी भाई? 5 लेयर्स है। पहला शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब समझते हैं, अब इन सबको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है शोभ मंडल के बारे में। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। और ध्रुव पर कितनी? 8 किलोमीटर होती है। ऋतु और मौसम से संबंधित सारी घटनाएं कहाँ होती है? यहीं पर होती है। और ये जो परत है किसके लिए उपयोगी होती है बेटा? मानव के लिए उपयोगी होती है। समझ आ गया? उसके बाद आता है अपना सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट अपना। अब सेकंड पॉइंट क्या है समझो। सेकंड पॉइंट है समताप मंडल। ये परत बेटा 50 किलोमीटर हमसे दूर होती है, ठीक है। और इसके निचले भाग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते, इसे तापमंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में वृद्धि होती है और इस परत के निचले में ओजोन गैस उपस्थित है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक, जो हमारे लिए हार्मफुल जो गैसेज है ना, ठीक है, जो किरणें हैं उन्हें क्या करते हैं? अवशोषित करती है। थर्ड जो अपना आता है वो आता है बेटा मध्य मंडल। ये क्या है? ये परत का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और इस परत की ऊंचाई का तापमान में गिरावट आती है। क्या आती है बेटा? यहाँ पे हमेशा गिरावट आएगी। इसके बाद जो अपना आएगा वो आता है आयन मंडल। अब ये क्या है बेटा? इस परत का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक है। यहाँ उपस्थित गैस का कण विद्युत अवशोषित होता है और इससे आयन कहेंगे। आयन
मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों का परावर्तित वह पृथ्वी पर वापस भेजता है। मतलब कि यहाँ से जो रेडियो तो जो चीजें होती है ना, वो सारी चीजें यहीं से होती हैं। अगला है बाहरी मंडल। अब सीधा आयन मंडल के सबसे ऊपर और वायुमंडल के सबसे ऊपर वाली जो क्या है बेटा परत है, उसे हम क्या कहेंगे, बाहरी मंडल के नाम से जानेंगे। और इस परत में वायु बहुत ही विरल होती है, मतलब बहुत होती है, बहुत कम होती है, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब है एक तरह से स्पेस की हम बात कर रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा भाई, 1-2 नंबर का नहीं आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन ही, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे 1-2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, तो बोला गया है पृथ्वी के धरातल पर तापमान पे वितरण प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ये जो टेम्परेचर है उससे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पहला देखो इसमें बोला है उष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति प्रदर्शित करती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान पर गर्म या ठंडा होना दर्शाता है, जैसे डिग्री से मापते हैं। और किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्न, मतलब कि बहुत सारे कारकों से चेंजेस होता रहता है। पहला है बेटा लैटिट्यूड, अक्षांश, किसी भी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है और सूर्य ताप की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब है अक्षांश ऐसे हुआ ऊपर या नीचे, तो वैसे ही सूर्य ताप की जो मात्रा है वो नीचे या ऊपर मिलती है। दूसरा बेटा एल्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं हाइट, ऊंचाई। अब बोला है वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। किसकी तरफ से, नीचे से ऊपर की तरफ, देखो ऐसे, ठीक है, गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र मल के पास या तट के पास के स्थानों पर तापमान अधिक होता है और ऊंचे भागों में तापमान क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, ऊपर होगा तो क्या होगा, कम होगा, और नीचे होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसके बाद है समुद्र से दूरी। अब देखो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो समुद्र से उसकी दूरी होगा। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्र में समुद्री तल मतलब जल स्थल समीर, अब देखो यहाँ से स्थल समीर के सामान्य प्रभाव पड़ता है और समुद्र के निकट क्षेत्र तापमान सम होता है। कहने का मतलब ये कि समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वहां का जो टेम्परेचर तो वो क्या होता है बेटा, सम होता है, नॉर्मल रहता है, ठीक। फिर इसके बाद बोला गया है वायु संहिता व महासागरीय धाराएं। अब क्या है, ठंडी व गर्म वायु सहिती अपने निकट के क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती है। इस प्रकार ठंडी या गर्म महासागरीय धाराएं जो निकट की धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे टेम्परेचर को प्रभावित करती है। तो देखो बेटा, पहला है अपना अक्षांश, दूसरा अपना एल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी, और चौथा क्या है एयर मैसेज एंड ओशन करेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये है, तापमान का जो व्युत्क्रमण है अथवा प्रतिलोम किसे कहते हैं, या व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए। तो अब समझो, ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को व्युत्क्रम कहते हैं। अब देखो ऊंचाई के साथ तापमान भी क्या है, बढ़ता रहता है। स्पष्ट है कि तापमान का प्रतिलोमन के धरातल से समीप ठंडी वायु और ऊपर की ओर गर्म वायु होती है। तापमान के व्युत्क्रमण में निम्न बहुत सारी चीजें हैं, क्या है बेटा, जो कि इसके फैक्टर्स हैं। देखो बेटा, पहला क्या है, पहला सीधा एक चीज समझो, हम ऊपर जाएंगे तो हमें ठंड लगेगी और नीचे आएंगे तो क्या करेगी, गर्मी, सही है ना। ये ऊपर जाएंगे तो क्या लगती है, हमें ठंड लगती है ना, ये क्लियर है, ओके। अब इस चीज को और क्लियर समझो। देखो जब लंबी रातें पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है ना, और रात के समय ताप छोड़ती है। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी क्या हो जाती है, ठंडी, और उसके ऊपर वाली वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। समझ आ रहा है कैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। हमने दिन में क्या किया, हमने दिन में क्या कर रहे हैं, दिन में तो हमने क्या किया, बिल्कुल सही, हमने ताप ग्रहण किया और रात को से छोड़ा, तो रात को क्या हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है और दिन में क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अगला है स्वच्छ, क्या बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वच्छ की, स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश की अगर हम बात कर रहे हैं तो समझते हैं इसे। तो बोला गया है कि 2 मिनट चेंज करें, कौन सा करें। अब देखो बोला गया है भौमिक विकिरण के द्वारा पृथ्वी ठंडा होने के लिए स्वच्छ आकाश अथवा मेघ रहित होना अति आवश्यक है। मेघ विकिरण में बाधा डालने और पृथ्वी एवं उनके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकती है। मतलब कि अगर हमारा जो आकाश है
स्वच्छ आकाश। अगर हमारा आसमान साफ होगा तो टेम्परेचर भी ठंडा होगा। अगला है शांत वायु। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों में उष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रम नहीं हो पाता। कहने का मतलब है अगर शांत वायु रहेगी तो इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगला है बेटा फोर्थ अपना जो पॉइंट है वो है सूक्ष्म वायु। सूक्ष्म वायु में उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही, जिससे तापमान का ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास सूखी मतलब सूक्ष्म क्या होगी बेटा, वायु होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर तो ज्यादा ही रहेगा ना। अब इससे कोई टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं आता, परंतु सूक्ष्म वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती और ठंडी होकर तापमान में स्थिति पैदा करती है। क्या करती है बेटा, जैसे ये तो किसी को सोख नहीं सकती ना, तो बाद में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अगला क्या है, बिल्कुल सही, हिम सौर विकरने के अधिकांश भाग में परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रम होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब है अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, और जो बीच वाले एरिया कुछ एरिया वहां पे ठंड नहीं रहती। ये क्या है बेटा, यहाँ पर अगर लंबी रातें होंगी तभी होगा, स्वच्छ आकाश होगा तभी होगा, शांत वायु रही तभी होगा, सूक्ष्म वायु होगा तभी होगा, और हिमच्छादन होगा तभी ये सब चीजें हो सकती है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है एक गैस के बारे में, एक फोर्स के बारे में। अब क्या है ये बेटा समझो, कोरियोसिस बल पवनों की दिशा को किस तरह से प्रभावित करता है। अब देखो यहाँ पे जो बल है वो किस तरह से यहाँ पे जो विंड्स होते हैं उसे प्रभावित करता है, उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे देखो सीधा सा बोला गया है, यहाँ पे पवन सदैव समदाब रेखाओं में आर पार उच्च दाब से निम्न दाब वायु दाब की ओर नहीं चलता। ये पृथ्वी के घूमन के कारण विक्षेपित हो जाते हैं और पवन इस विक्षेपण को ही कोरियोसिस बल कहते हैं। अब इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तर गोलार्ध से दाईं और दक्षिण गोलार्ध से बाईं ओर मुड़ जाती है। आपको ये याद रखना है कहां से क्या होती है बेटा, उत्तरी गोलार्ध से कैसे दाईं और दक्षिण गोलार्ध से बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके फोर्स से बेटा, बिल्कुल सही। फिर बोला है कोरियोसिस बल का प्रभाव विश्व वेग पर शून्य होता है और ध्रुवों पे अधिक होता है। मतलब कि जो अपना विश्व है उस पर क्या होता है, जीरो होगा, और जो अपने पोल होते हैं उस पर ज्यादा होता है। इस विक्षेप पे फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। कोरियोसिस बल अक्षांश के कोण पे क्या होता है, समानुपात को में बढ़ता है। समानुपात में मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भाग में होने वाली वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। अब देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये है कि अलग अलग एरिया में, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, दिल्ली में देखेंगे अगर दिल्ली के हुए दो पार्ट करते हैं तो दिल्ली के एक एरिया में बारिश होती है और दूसरे एरिया में बारिश नहीं होती। या हम बात कर लेते हैं दिल्ली में बारिश हो रही है और आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं हो रही, इसके क्या कारण है, या भोपाल में बारिश नहीं हो, इसका क्या कारण है, समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है बेटा विश्व वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। मतलब कि विश्व से अगर पूल की तरफ जाता है तो क्या होता है बेटा, वर्षा की मात्रा घटती है, और जो नहीं जाएगी वहां पे वर्षा होगी। अगला बोला है विश्व के तटीय क्षेत्र में महाद्वीप के भीतरी भागों में अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। सीधी सी बात है, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। विश्व के स्थलीय भागों में अपेक्षा महासागरों की अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल, जहाँ स्थलीय भाग है वहां से ज्यादा कहाँ होती है, महासागरों में। अगला बोला गया है, देखो अगला बोला है विश्व से 35 डिग्री से 40 उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूर्वी तट पे बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ घटती जाती है। आपको ये डिट्टो याद करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगला है बेटा विश्व वृत्त से 45 से 65 उत्तर व दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे वर्षा होती है, फिर पूर्व की तरफ घटती जाती है। मतलब कि आपको यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं कि भाई कहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती हैं। अगर वीडियो में जो सारी चीजें समझ आ रही है तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा भाई, है ना, सभी के सभी। इसके बाद आता है बेटा बादल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग खुद ही करोगे, ये बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में अभी करवाया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक ये अभी कर लिया ना हमने। अब बोला है संघनन क्या है और संघनन हेतु आवश्यक दशाओं का विश्लेषण कीजिए। अब देखो बेटा क्या है, वायु का आयतन नियत होता है, मतलब कि नॉर्मल सतह, और तापमान का तो औसांक में गिर जाता है, ये गिर जाता है आयतन
नॉर्मल रहता है। वायु के आयतन व तापमान दोनों ही कम हो जाते हैं। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल प्रविष्ट हो जाता है। वाष्पीकरण में वायु में ज्यादा जल क्या हो जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। हवा के तापमान में कमी और संघनन की प्रमुख दशा होती है। अब देखो सीधी सी बात है कि वायु है वो नॉर्मल रहता है, पर जो तापमान है वो क्या होता है, लो हो जाता है। अब वायु का आयतन, अगर आयतन और तापमान दोनों ही कम होगा तो संघनन होता है। फिर बोला गया है वाष्पीकरण द्वारा वायु और अधिक जल की व्यवस्था। अब देखो सीधी सी बात है, वायु है, ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, वायु के अंदर ही पानी भरेगा ना, समझे। अगला है हवा के तापमान में कमी आती है, ठीक है, और ये क्या है, संघनन की मुख्य, बिल्कुल सही। अब बोला जाए संघनन क्या होता है बेटा, देखो जल वाष्प का जल के रूप से बदलना ही क्या होता है, संघनन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद बोला गया है वर्षाएं। अब वर्षा कैसे होती है समझो, ये कितने प्रकार की होती है। देखो भाई यहाँ पे समझो कि जब किसी कारणवश जल वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है और वो ठंडी हो जाती है और जल वाष्प का संघनन होने लगता है, तो इस प्रकार जल कण पैदा होते हैं। वह वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं और ऐसे में क्या होता है, मेघ का निर्माण होता है। मेघ किसी अवरोध से टकराने वह अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पे गिरा देता है और उसी को हम क्या कहते हैं, जल वर्षा के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे पास कितने तरह के होते हैं बेटा, 3 तरह की वर्षा होती है। कितने तरह की, 3 तरह की। पहला होता है सर्वरणीय। अब ये होता है जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। जब गर्म वायु, ठीक है, होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है तो सर्वरणीय धाराओं का निर्माण होता है और ऊपर जाके ठंडी होने लग जाती है और उसके उपस्थित जल वाष्प का संघनन होने लगता है और संघनन की कपासी मेघ बनते हैं की वजह से मेघ बनते हैं, जिससे घनाघोर क्या होती है बेटा, बारिश होती है, समझे। अगला है पर्वतकृत वर्षा। जब जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु किसी पर्वत या पठार पर ढलान के साथ ऊपर चढ़ने लग जाती है, जब गर्म वायु क्या होगी, पठार या पर्वत पे उसके साथ चढ़ने लग जाएगी तो वायु ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने से सख्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जल वाष्प का संघनन होने लग जाता है और इससे वर्षा होती है और इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं बेटा, पर्वतकृत वर्षा के नाम से हमें जानते हैं। अगला है चक्रवर्ती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये क्या है बेटा, अब देखो यहाँ पे बोला है चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा का वर्तांगी वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वर्तांगी वर्षा भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात व उष्ण तथा आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल व शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। इससे गर्म पवने में उपस्थित जल वाष्प संघनन हो जाता है और उससे वर्षा होती है। तो बेटा पहला हो गया अपना सर्वरणीय वर्षा, दूसरा हो गया पर्वतकृत वर्षा और थर्ड हो गया चक्रवर्ती वर्षा के नाम से हम जानते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि भाई पर्वत समीर व घाटी समीर में अंतर बताइए। तो बोला गया है घाटी समीर दिन के समय शांत होता है, क्या होता है, शांत होगा और स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन सूर्य निमुख ढाल तेजी से गर्म हो जाती है और इससे संपर्क में आने से वायु भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इस स्थान पर के लिए घाटी से ऊपर की ओर चल पड़ती है और ये दिन में 2 बजे इसकी गति बहुत तेज हो जाती है और कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढाल पे वर्षा होने लग जाती है। अब देखो यहाँ पे बोला गया, ये नीचे है, यहाँ पे ये एरिया, हाँ ये है, यहाँ पे बिल्कुल शांत है। अब धीरे धीरे क्या हो रही है, पवनी ऊपर की तरफ उठ रही है, चलिए ऊपर की तरफ। अभी धीरे धीरे जो बादल है अपने वो आगे की तरफ जा रहे हैं और पठार से जब टकराएंगे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, वर्षा होने लग जाती है। तो इसे कहते हैं घाटी समीर के नाम से हम जानते हैं। अगला आता है पर्वत समीर। अब क्या है, रात के समय पर्वतीय ढालों पे वायु पार्थिव विकिरणों के कारण ठंडी और भारी डोगर घाटी के नीचे उतरने लग जाती है। अभी क्या होता है बेटा, वहां पे ऊपर चढ़ रही थी और यहाँ पे क्या हो रही है, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, रात के समय भी नीचे उतर रही है ना, नीचे उतर गई। अब इससे घाटी का तापमान सूर्योदय से कुछ समय पहले काफी कम हो जाता है, जिससे तापमान का विक्रम होता है, मतलब चेंजेस हो जाते हैं। सूर्योदय से कुछ समय पहले इनकी गति बहुत तेज हो जाती है और समय शुष्क होता है। कहने का मतलब ये है ठंडक की बात है। जब रात को होता है तो हमारी हवा जब ऊपर जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और सुबह आती है तो बेटा सूर्योदय से पहले मौसम ठंडा ही रहता है। जो सुबह से पहले होता है वो होते हैं पर्वत समीर और जो रात को होता है वो है घाटी समीर के नाम से जाना